तो कैंसर में क्या होता है प्रोसेस, यानी मैकेनिज्म क्या है इसका, क्या चीजें ऐसी हो जाती हैं जिससे हम क्या बोलते हैं कि कैंसर हो गया है। ठीक है, सबसे पहली बार है कि ये बहुत ज्यादा मोस्ट डेंजरस डिजीज है। ठीक है, कैसा है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैसा होगा, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। कैसा है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, मतलब ये क्या होगा, इन्फेक्शन के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, स्प्रेड नहीं होता है। ठीक, समझ में आया, कैसा है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, और उसके बाद में डेडली है, मतलब अगर हम अर्ली स्टेजेस में अगर हमको पता नहीं चलता है, और ज्यादा मैक्सिमम केसेस में हमें क्या होता है, अर्ली स्टेजेस में हमको पता नहीं चलता है, लास्ट स्टेज में अगर पता चलता है तो ये कैसा है, बहुत ज्यादा डेडली है, बहुत ज्यादा खुखार है। ठीक है, अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो पहली ही लाइन लिखी है, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड, क्या है, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी ह्यूमन में क्या होता है, मोस्ट ड्रेडेड, ड्रेडेड का मतलब होता है खुखार, बहुत ज्यादा डेंजरस। ठीक है, नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं। मैंने इससे पहले भी बताया था कि अगर किसी को बता दो गलती से कि तुमको कैंसर है या ब्लड कैंसर है, अभी देखो उसकी हालत क्या हो जाएगी, तुरंत उसको एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। समझ में आता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बहुत ज्यादा ही डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस डिजीज है। ठीक, अब बात करेंगे कैसे होगा कैंसर, क्या चीजें ऐसे होती हैं। ठीक है, कैसे होगा, तो अगर कैसे की बात करते हैं तो हम दो प्रकार की सेल्स लिखते हैं, एक कैसी है, कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल्स और नॉन कैंसरस सेल्स। इसको नॉन कैंसरस लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल सेल्स। कुछ चीजें हैं जो दोनों में डिफरेंस करती हैं, मतलब कैसे हमारे शरीर में, अच्छा हमारे शरीर में सेल ही तो है। ठीक है, कैंसर का मतलब क्या होता है कि कहीं किसी लोकेशंस पे अगर क्या हो, डिवीजन कैसा हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए। ठीक है, इसका मतलब अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा तो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने लगेंगे सेल। ठीक है, रैपिडली मल्टीप्लाई करने लगेंगे, नंबर उनका ज्यादा होगा तो इकट्ठे मास की तरह, यानी थोड़ा सा ट्यूमर की तरह, जिसको हम ट्यूमर बोलते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं कि कुछ मास डिपॉजिट हो रहा है और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि नॉर्मल सेल्स में क्या ऐसी चीजें हैं कि इसको नॉर्मल बना के रखती हैं, और इसमें क्या ऐसी चीजें चेंज हो जाती हैं जिसकी वजह से कैंसरस सेल्स हो जाती हैं, यानी कैंसरस। या एक चीज और बोलेंगे, कैंसर सेल्स को क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन। ठीक है, ऑन्कोजीन या ऑन्कोजेनिक सेल्स क्या बोलते हैं, ऑन्कोजेनिक सेल्स। ठीक है, ऑन्कोजेनिक सेल्स, ऑन्कोजेनिक सेल्स का मतलब होता है वो कैंसरस सेल्स। ठीक है, कैसे, अच्छा कैंसर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको बोलते हैं ऑन्कोजीन। ठीक है, ऑन्कोजेनिक सेल्स बोलेंगे, ऑन्कोजेनिक टिश्यू बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मल सेल्स में एक चीज पाई जाती है जिसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, ध्यान से समझना। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन्स को। जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन्स को रोक के रखेगा उसी को क्या बोलते हैं, ये क्या करता है, कंट्रोल्ड डिवीजन्स करवाता है। ठीक है, क्या करवाएगा, कंट्रोल्ड डिवीजन। इसकी वजह से क्या होगा, कंट्रोल्ड डिवीजन होगा, यानी डिवीजन कैसा होगा, कंट्रोल मैनर में होगा। हम लोग जब साइटोलॉजी पढ़ रहे थे, सेल डिवीजन पढ़ रहे थे, तो हमने क्या बताया, अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो ये एक टाइम इंटरवल पे क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अगर माइटोसिस हो रहा है तो माइटोसिस का ड्यूरेशन क्या होता है, ह्यूमन में कितने 24 आवर्स में एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाती है माइटोसिस के केस में। समझ में आया क्या, एक सेल से दो सेल डिवीजन करने के लिए कितना समय लगता है, 24 आवर्स, यानी लगभग लगभग 23 आवर्स तक प्रिपरेशन करती हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ते थे कि इंटरफेज बोलते हैं, इंटरफेज में मैक्सिमम टाइम इंटरफेज में लगता है, उसमें पढ़ते थे G1 यस फेज, G2 फेज,
उसके बाद में आता था माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज में कम समय लगता था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये बहुत कम ड्यूरेशंस में डिवाइड करते थे। लेकिन उसको रोक के रखने के लिए ऐसा कभी नहीं होता है कि क्या होता है कि अगर मान लो कि 24 आवर्स में अगर सेल डिवाइड कर रही है, एक सेल डिवाइड करके 2 सेल बन रही है, ठीक है, इसमें ड्यूरेशन कितना लग रहा है 24 आवर्स, तो ऐसा नहीं होगा कि ये सेल फर्दर जब डिवाइड करेगी तो ये 23 आवर्स में डिवाइड करेगी या 26 आवर में डिवाइड करेगी या 25 आवर्स में डिवाइड करेगी या 1 आवर्स में डिवाइड करेगी, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर ये सेल, एक सेल ह्यूमन की सेल्स अगर डिवाइड कर रही 24 आवर्स में, तो फर्दर इनका भी डिवीजन होगा तो उसमें टाइम कितना लगेगा, 24 ही लगेगा, ठीक है। मतलब ह्यूमंस की जितनी सेल है हमारे शरीर में, उनमें अगर डिवीजन होता है तो टाइम ड्यूरेशन कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। अब अगर किसी कारण के वजह से, ठीक है, वो कारण क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब इसकी वजह से अगर इसमें कांटेक्ट इनहिबिशंस अगर इसमें क्या हो जाए, लॉस हो जाए, इसमें क्या होता है, लॉस इन कांटेक्ट इनहिबिशंस लॉस हो जाता है, ठीक है। कांटेक्ट इनहिबिशंस क्या होगा, लॉस हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस इन कांटेक्ट इनहिबिशंस, इसके वजह से क्या होगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ठीक है। अगर जो कंट्रोल डिवीजन होता है, इसमें नॉर्मल सेल्स में क्या होगा, कांटेक्ट इनहिबिशंस होगा, और इसमें क्या होगा, कंट्रोल डिवीजन। इसकी वजह से जब हम कैंसरस सेल्स की बात करते हैं, ऑन्कोजेनिक सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कांटेक्ट डिवीजन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा। अगर अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा तो बहुत रैपिडली रिवीजन होने लगेगा, और इसमें नंबर ऑफ सेल्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स क्या करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। और उसी सेल्स को क्या बोलते हैं, उसी सेल्स को क्या बोलेंगे, हम ट्यूमर बोलेंगे। लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर्स, ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, ट्यूमर्स। तो एक चीज ये ध्यान रखना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, बंद कर दो, पूरा पूरा बंद कर दो। हम क्या ध्यान रखेंगे, एक बात हम ये ध्यान रखेंगे कि जो नॉर्मल सेल्स हैं, जितनी भी हमारे शरीर की नॉर्मल सेल्स हैं, वो क्या होता है, उसमें कांटेक्ट इनहिबिशंस होता है, जो हमारी सेल्स का इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, रोक के रखता है कि तुमको एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद में ही डिवीजन करना है और इतना ही टाइम लेना है। अगर कभी कांटेक्ट इनहिबिशन अगर लॉस हो गया तो अनकंट्रोल डिवीजन होने लगता है, और अनकंट्रोल डिवीजन होगा तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनेंगे, ठीक है, और उसी सेल्स का जो है इकट्ठा मास इकट्ठा हो जाएगा, जो उसी सेल्स का टिश्यू बनेगा, उसी को क्या बोलेंगे, ट्यूमर, उसी को क्या बोलेंगे, ट्यूमर, ठीक है। ये ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, तो हम ट्यूमर की अगर बात करेंगे तो ट्यूमर्स, ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे, 2 टाइप्स के होते हैं, दीज आर 2 टाइप्स, ठीक है। वो 2 टाइप्स कौन कौन से, एक होगा बेनाइन ट्यूमर, ठीक है, एक होगा बेनाइन ट्यूमर्स, और दूसरा होता है मालिग्नेंट। कौन सा, मालिग्नेंट ट्यूमर्स। एक कौन सा, बेनाइन ट्यूमर्स, और एक कौन सा, मालिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। बहुत पहले हमने बताया जब जब मेटाजेनेसिस आता था, ठीक है, हमने बताया था कि मेटास्टेसिस भी आता है, एक जगह है, हम पढ़ाएंगे, आज वहीं पे हैं, ठीक है। देखो, बेनाइन ट्यूमर्स में क्या होता है कि इसमें भी अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, उसमें भी अनकंट्रोल्ड डिवीजन है, लेकिन इसमें डिफरेंस है कि ये क्या करते हैं कि जिस जगह पे इनका जो ओरिजिन प्लेस होता है, जहां पे ये माइटोटिक डिवीजन करके या नंबर डिवीजन करके मल्टीप्लाई करते हैं,
ये क्या करते हैं, स्प्रेड नहीं करते हैं या अपना ओरिजिन लोकेशंस यानी ओरिजिनल लोकेशंस को क्या करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डू नॉट चेंज, ठीक है, दीज ट्यूमर्स डू नॉट चेंज इट्स ओरिजिनल लोकेशंस, ठीक है, दीज ट्यूमर्स डू नॉट चेंज इट्स ओरिजिनल लोकेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बेनाइन ट्यूमर्स जहां पे मल्टीप्लाई करते हैं ये अपना ओरिजिनल लोकेशन चेंज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फैलते नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि अगर कहीं भी हमारे शरीर में ट्यूमर है तो उस जगह पे अगर हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करके उसको क्या कर सकते हैं, निकाल ले सकते हैं। देखो, बेनाइन ट्यूमर्स वो ट्यूमर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अगर इस ट्यूमर में अपना ओरिजिनल लोकेशन चेंज नहीं करेगा, ठीक है, जिस जगह पे ट्यूमर है या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यानी डिवीजन हो रहा है, ठीक है, उस जगह पे ये वहीं पे लोकेटेड रहेंगे, ये स्प्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन वही मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में क्या करते हैं, ये स्प्रेड हो जाते हैं अपने ओरिजिनल लोकेशन से, ठीक है, क्या करते हैं, ये स्प्रेड करते हैं अपने, ठीक है, दीज ट्यूमर्स आर स्प्रेड, ठीक है, फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशंस, these tumors are spread from their original locations। बात नहीं करो, निकाल देंगे तुमको क्लास से बाहर, ठीक है, आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, क्या होगा, मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये अपने ओरिजिनल लोकेशन से क्या करेंगे, स्प्रेड होंगे। अगर स्प्रेड होंगे, ठीक है, तो स्प्रेड होके किसी न्यू लोकेशन पे जाएंगे, नई जगह पे जाएंगे, ठीक है। मान लो कोई आदमी है, ठीक है, आदमी लग रहा है, चलो, इसके कहीं शरीर पे अगर कहीं ट्यूमर है, ठीक है, मान लो इस जगह पे इसके ट्यूमर है, ठीक, ऐसे करके होगा, ठीक, ऐसे करके अब लग रहा है आदमी। देखो, मान लो इसके कहीं पे अगर ट्यूमर है, ठीक है, तो इस जगह पे अगर बेनाइन ट्यूमर होगा तो इस लोकेशन पे है तो यहीं पे रहेगा, या इस लोकेशन पे है तो यहीं पे रहेगा, ठीक है, समझ में आया, यानी ये स्प्रेड नहीं करेगा, ठीक है। आजकल बहुत ज्यादा ट्यूमर देखने को मिल रहा है, ठीक है, जैसे ज्यादा एज होता है फीमेल्स में, यानी 40 साल 45 साल के आसपास में ब्रेस्ट कैंसर बहुत देखने को मिल रहा है। तो मान लो कि अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे ट्यूमर बनती है और ये ट्यूमर बाद में क्या करती है, स्प्रेड कर जाती है, यानी इसके जो सेल्स हैं वो टूट जाते हैं और उस ट्यूमर वाले लोकेशन से टूट के अगर कहीं दूसरे शरीर में यानी शरीर में मान लो ब्लड स्ट्रीम में आए और ब्लड स्ट्रीम में ब्रेन में चले गए, ब्लड स्ट्रीम से किस में चले गए, किडनी में चले गए, इस वाले किडनी में चले जाते हैं, अलग अलग जगह पे अगर स्प्रेड कर जाते हैं, इसका मतलब ये डेंजरस हो जाएगा क्या, तो इसका मतलब फीटल और डेंजरस कौन है, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, ठीक है। और एक लोकेशन से स्प्रेड करके अगर अलग लोकेशंस पे जाते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस, ठीक है, मेटास्टेसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसा है, बहुत ही फियर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब बहुत ही डरावना है, फियर्ड का मतलब क्या होता है, डरावना, ठीक है, बहुत ही फियर्ड प्रॉपर्टी है आप मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के। क्यों इस केस में फियर्ड क्यों हो जाता है, कि अगर किसी पर्सन के इस लोकेशन पे ट्यूमर है, ठीक है, और हम पता लगाने जाते हैं कि अच्छा यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे ट्यूमर है, और लास्ट स्टेज में है, इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे बोलते हैं फर्स्ट स्टेज चल रहा है, सेकंड स्टेज, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में तो लोगों को पता ही नहीं चलता है
स्टार्टिंग में नॉर्मल दवा खाते हैं और पता चेकअप करवाने जाते रहिए। आपको थोड़ा सा अगर पेट में या कहीं भी आपको दर्द होता है, ठीक है, तो क्या आप पूरा चेकअप करवाने जाते हो? नहीं करवाने चाहते हो, ठीक है। आप दवा लेके आओगे, पेन किलर खाओगे, ठीक हो जाएगा कुछ समय के लिए, फिर 15 दिन बाद में फिर दिक्कत होगा, फिर दवा लेके आओगे, ऐसे करके 1-2 साल दवा खाते रहते लोग, लेकिन कभी भी ये अंदाजा उनको नहीं लगता है कि कैंसर बनना है, उनका ट्यूमर क्या कर रहा है, कैंसर बनना है। यानी धीरे धीरे जब वो स्प्रेड करने लगता है, पता चला कि एक दिन स्प्रेड करके ऐसा गया, ठीक है, अगर ब्रेन में लीजन्स, ये लीजन्स बोलते हैं, अगर ये कैंसरस सेल्स अगर ट्रांसफर होके ब्रेन में जाती हैं तो क्या होता है, लीजन्स बोलते हैं उसको। अगर लीजन्स यहाँ पे बना, ठीक है, लीजन्स बनने की वजह से अगर मान लो कि नर्वस कंडक्शंस यानी कंडक्शंस में या ब्लड के सप्लाई में दिक्कत आई, तो तुम चक्कर खा के गिर भी सकते हो। जब ऐसे केसेस आते हैं कि पेशेंट बेहोश हो गया या कोई ऐसी दिक्कत आई, उस सब सिचुएशंस में क्या करते हैं, फिर उनको एडमिट कराते हैं, फिर चेकअप करवाते हैं। चीजों को बताया जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि ये चेकअप करवा के लेके आओ, और तब पता चलता है कि इनको कैंसर है। तो अगर इस सिचुएशंस में जब यहां से ये ट्यूमर क्या करता है, अगर अदर पार्ट ऑफ बॉडी में क्या करता है, स्प्रेड करने लगता है, तो दिक्कत हो जाती है। क्योंकि अब हम इसको कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि यहाँ की कैंसरस सेल्स या ऑकोजेनिक सेल्स जो हैं, या नियोप्लास्टिक कैंसरस सेल्स को क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं, ऑकोजेनिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। कैंसरस सेल को क्या बोलेंगे, नियोप्लास्टिक सेल्स भी बोलते हैं, ऑकोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं, कैंसरस सेल्स भी बोलते हैं। अगर वो नियोप्लास्टिक सेल्स यहां से स्प्रेड होकर किसी दूसरे जगह पे जा रही हैं, अब हम सर्जरी कर रहे हैं, सर्जरी करके अगर इस पार्ट को हम हटा दे रहे हैं, तो भी क्या कैंसर को खत्म कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि यहाँ जो अब आ चुका है, ये वाला भी स्प्रेड होके यहाँ जा रहा है, तो तुम पूरे शरीर को काट के तो हटा नहीं सकते हो। यानी कैंसरस सेल तुम्हारे पूरे के पूरे शरीर में फैल चुकी है, ठीक है। समझ में आया? अरे इतना समझ में आया क्या? तो सबसे पहली बात याद रखना है कि नॉर्मल सेल्स में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन होता है, जिसकी वजह से अनकंट्रोल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद में जो कैंसरस सेल्स होती हैं, ठीक है, वही नॉर्मल सेल्स जब उनमें कॉन्टेक्ट इनहिबिशन लॉस्ट हो जाता है, तब वो कन्वर्ट हो जाती है नियोप्लास्टिक सेल्स में, कैंसरस सेल्स में, ठीक है। नियोप्लास्टिक सेल्स या कैंसरस सेल्स में, और कैंसरस सेल्स में कॉन्टेक्ट इनहिबिशन नहीं होगा, जिसकी वजह से रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे, कम ड्यूरेशन में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाएंगे, उन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्यूमर। ट्यूमर के 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 टाइप के ट्यूमर होंगे, कौन से, एक बेनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। इनिशियल स्टेज में जब स्प्रेड नहीं होता है, उसको क्या बोलते हैं, बेनाइन ट्यूमर। जो ट्यूमर स्प्रेड होकर पूरे शरीर में फैलने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। ये बहुत फियर्ड है, यानी बहुत ही डरावना होता है, ठीक है। और इस केस में बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस केस में पेशेंट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक जगह से हम नियोप्लास्टिक सेल्स को खत्म कर रहे हैं, तो दूसरी जगह बची रह जाती हैं, तीसरी जगह थोड़ी सी बची रह जाएंगी, तो अभी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होती है, ठीक है। समझ में आए? इसके बाद में ये सारी चीजें हैं। नीचे है काजेज ऑफ कैंसर, ठीक है। समझ में आ गया क्या इतना? अगली हेडिंग क्या है, काजेज ऑफ कैंसर। तो अगर काजेज ऑफ कैंसर की बात करें, ठीक है, तो एक तो हो सकता है फिजिकल रीजन हो सकता है, दूसरा है केमिकल, और तीसरा है बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। मतलब फिजिकली अगर वो डैमेज कर रहा है, कोई केमिकल उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से लास्ट ऑफ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन हो, ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए किसी सेल्स में, ठीक है, तो क्या होता है। अच्छा, इसमें जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, ये कैसी सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं। हर नॉर्मल सेल्स में जीन्स प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। ये हर सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो हमने पढ़ाया है कि अगर प्री है, प्रोटो है, ठीक है, प्रो है, इसका मतलब पहले, ठीक है। हमने जब एंजाइम्स पढ़ाया था तो बताया था कि प्रो एंजाइम से लगा हो, ठीक है, पहले से, मतलब इनएक्टिव स्टेज में है, और जब वो एंजाइम कन्वर्ट होता है तो प्रो हट जाता है, एक्टिव। तो हर सेल्स में, हमारे जितनी भी नॉर्मल सेल्स हैं, हर सेल्स में
ऑन्कोजेंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? प्रोटो ऑन्कोजेंस, ठीक है, प्रोटो ऑन्कोजेंस होते हैं। या इसी को एक और नाम है जिसको क्या बोलते हैं? सेलुलर सेलुलर ऑन्कोजीन्स, ठीक है, सेलुलर ऑन्कोजीन्स, इसी को सी ऑन्को भी बोलते हैं, ठीक है, ऐसे करके लिखा मिलेगा एनसीईआरटी में। तो ये चीजें किसमें प्रेजेंट है? नॉर्मल सेल्स में। कौन से? सेलुलर ऑन्कोजीन्स, सी ऑन्को ऑन्क बोलते हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट है। अब ये जो सेल्स है नॉर्मल सेल्स, वो सेल्स चेंज हो जाए किसमें? नियोप्लास्टिक सेल्स में, नियोप्लास्टिक सेल्स, या इसी नियोप्लास्टिक सेल्स को क्या बोलते हैं? कैंसरस सेल्स। क्या बोलते हैं? कैंसरस सेल्स। तो हमारे शरीर में नॉर्मल सेल्स हैं, इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है प्रोटो ऑन्कोजीन्स। इसी प्रोटो ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट कर दे जो केमिकल्स, फिजिकल्स या बायोलॉजिकल एजेंट, ये एजेंट्स, तीनों एजेंट में से कोई भी एजेंट्स अगर प्रोटो ऑन्कोजीन्स को चेंज कर दे ऑन्कोजीन्स में या नियोप्लास्टिक, ठीक है, नियोप्लास्टिक सेल्स में, तो वही क्या बनाते हैं? ट्यूमर बनाते हैं। कैंसर में सिंपली क्या होता है? हमारा नॉर्मल सेल्स में एक प्रोसेस होती है, मैकेनिज्म होती है, हमारे इम्यून सिस्टम का एक खुद का मैकेनिज्म है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये वर्ड हमेशा याद रखना। कभी अगर तुमसे कोई पूछता है, बोल देना लॉस इन कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस इन नॉर्मल सेल्स। अगर नॉर्मल सेल्स में कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस अगर लॉस्ट हो जाए तो क्या होगा? वो सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने लगती है, जिसकी वजह से मास ऑफ सेल्स यानी टिश्यू बनता है, मास ऑफ सेल्स बनता है। उसी मास ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। उसी मास ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? ट्यूमर। वो ट्यूमर टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक बेनाइन ट्यूमर्स और एक कौन सा? मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बेनाइन ट्यूमर्स वो कहते हैं जो अपने ओरिजिनल लोकेशंस को चेंज नहीं करता है, मतलब जहां पे वो ट्यूमर होता है वहीं पे वो लोकेटेड रहता है। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो ट्यूमर होता है जो अपने लोकेशंस को चेंज करता है, मतलब अगर वो लोकेशंस बदलने लगा, बदलने का मतलब है जो ओरिजिनल लोकेशन है वहां से कुछ सेल टूट करके और वो सेल क्या करती हैं? अलग वाले बॉडी पार्ट में चली जाती है। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। यानी खून अगर हमारे, मान लो कि हमारे किडनी में कहीं पे है, हमारे लीवर में कहीं है, ठीक है, अब लीवर की सेल्स में अगर हमारे ट्यूमर बना है और अनकंट्रोल डिवीजन हो रहा है, वहां ब्लड जाता है, उस ब्लड स्ट्रीम में कुछ नियोप्लास्टिक सेल्स टूट करके और वो हमारे चली जाए किडनी में, वो हमारे चली जाए ब्रेन में, वो हमारे चली जाए हार्ट में, वो हमारे चली जाए स्प्लीन में, वो हमारे चली जाए पैंक्रियाज में, ठीक है। तो अगर हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट में जाके, ठीक है, हमारे चली जाए लिम्फ वेसल्स में यहाँ पे नीचे, ठीक है, तो लोअर लिम्फ में चले जाएं, तो इसको बोलते हैं कि अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में अगर स्प्रेड कर जाएं, मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। और मेटाजेनेसिस हमने कहाँ पढ़ाया था? ओवेलिया में, ठीक है। मेटाजेनेसिस कहाँ? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस प्रेजेंट इन ओवेलिया। ओवेलिया किसका एग्जांपल था? सीलंटेटा का, जिसमें हाइड्रा पढ़ते हैं हम, ठीक है। हाँ, सी पैन, सी फैन और पोर्टुगीज ऑफ मैनवार, मेंड्राइना, ब्रेन कॉलर, ये सारी चीजें एग्जांपल हमने उसी में पढ़े थे, ठीक है। तो उसी में हम क्या पढ़ते हैं? ओवेलिया पढ़ते हैं, हाइड्रा भी पढ़ते हैं। ओवेलिया में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस प्रेजेंट होता है और क्या होता है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल लाइफ चेंज होता है। इसी को क्या बोलते थे? मेटाजेनेसिस। वहां पे मैंने कई बार बताया था कि मैं पढ़ाऊंगा एक जगह मेटास्टेसिस। कैंसरस सेल जब स्प्रेड कर जाती है पूरे बॉडी में यानी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। वही मेटास्टेसिस होता है। हमने पढ़ा है काजेज ऑफ कैंसर, किसकी वजह से कैंसर हो सकता है, उसके लिए कुछ कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक एजेंट। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेनिक एजेंट, ठीक है। कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं। ये कार्सिनोजेनिक एजेंट फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं। फिजिकली अगर कहीं चोट लगी, डैमेज हो गई और उस टिश्यू में अगर परिवर्तन आ गया और उसकी वजह से क्या हुआ? अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाए, फिजिकली हो गया। केमिकल्स का मतलब कुछ ऐसा केमिकल्स, जैसे अगर केमिकल्स की बात करते हैं, जैसे टोबैको होता है, ठीक है, जिसमें निकोटीन प्रेजेंट होती है। और निकोटीन कैसा है केमिकल? कार्सिनोजेनिक है। यानी हम लगातार अगर निकोटीन, कुछ लोग चैनी खैनी खाते हैं, ऐसे करते हैं और यहाँ पे दबा के रखते हैं, घंटों घंटों, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वो लगातार
खाते रहते हैं, जब तक दिन भर में जागते हैं सुबह से शाम तक खाते रहते हैं। इसका मतलब वो एक पर्टिकुलर जगह पे या पर्टिकुलर टिश्यू के कांटेक्ट में क्या करते हैं, उस कार्सिनोजेनिक मटेरियल को या कार्सिनोजेनिक एजेंट को, केमिकल्स को रखते हैं, जिसकी वजह से वहां से बार बार निकोटिन रिलीज होता है और वो हिट करता है हमारे नॉर्मल टिश्यू पे। नॉर्मल टिश्यू पे अगर बार बार हिट करता है या नॉर्मल सेल्स पे अगर बार बार हिट करता है तो जो प्रोटोऑन्कोजेंस हैं, प्रोटोऑन्कोजीन जो है, प्रोटोऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ऑन्कोजीन में। किसमें, ऑन्कोजीन्स में। ठीक है, ऑन्कोजीन्स में अगर प्रोटोऑन्कोजीन्स में, प्रोटोऑन्कोजीन्स, प्रोटो का मतलब पहले, जो ये प्रोटोऑन्कोजीन्स कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होंगे, ये इनएक्टिव होते हैं, लेकिन ये कैसे हो जाते हैं, एक्टिव। ये कैसे हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब ये है प्रोटोऑन्कोजीन्स इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होते हैं उसी नॉर्मल सेल्स में, यानी कहीं बाहर नहीं है कैंसर। कैंसर के वो इनिशियल स्टेज यानी ऑन्कोजीन्स हमारे हर सेल में प्रेजेंट हैं। बस क्या है कि जिस दिन कार्सिनोजेनिक एजेंट आके उस प्रोटोऑन्कोजीन को एक्टिव कर देगा, उस दिन क्या होगा, वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये ऑन्कोजीन्स का काम ही यही होगा, ये ऑन्कोजीन्स लॉस करवा देंगे कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को। समझ में आया क्या, ये ऑन्कोजीन्स रिस्पॉन्सिबल होंगे कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को लॉस्ट करवाने के लिए। अगर कॉन्टेक्ट इनहिबिशन लॉस्ट हो गया, डिवीजन कैसा, अनकंट्रोल। डिवीजन कैसा, अनकंट्रोल। अगर अनकंट्रोल डिवीजन, उसी सेल को क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिक सेल्स या कैंसरस सेल्स, और ये सेल मल्टीप्लाई करके रैपिडली क्या बनाते हैं, टिश्यू, और वो टिश्यू कैसा, ट्यूमर का रूप रख लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, अच्छा बायोलॉजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट मतलब किसी वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी प्रोटोजोन्स की वजह से, यानी पैथोजेंस की वजह से अगर हमारे शरीर में अगर कोई गया, मतलब वो अगर कोई लिविंग बीइंग्स है, यानी कोई लिविंग बीइंग्स एजेंट है, तो क्या हो गया, बायोलॉजिकल। समझ में आया, ठीक है। देखो यहां पे इसमें एक चीज दिया हुआ है, रेडिएशंस। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। कैसा, कैंसर एक्टिवेट हो सकता है, यानी प्रोटो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो सकता है किसके, रेडिएशंस की थ्रू। एक कैसा है, आयनाइजिंग रेडिएशंस। कैसा, आयनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, और एक कैसा है, नॉन आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। कैसा, देखो आयनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशंस में आता है एक्स रेज और कौन सा, गामा रेज। एक्स रेज और गामा रेज। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस में क्या आता है, अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट होता है, जैसे कि सनलाइट आती है, उसको क्या बोलते हैं, इंफ्रारेड रेज होता है, जैसे कि विजुअल रेज होता है, विजुअल लाइट। समझ में आए, अरे तुम पढ़ते हो ना, विजुअल लाइट होता है, माइक्रोवेव होता है, अल्ट्रावायलेट होता है, और कौन सा होता है, इंफ्रारेड रेज होता है। तुमने पढ़ा है ना ये सारी चीजें। तो उसमें अल्ट्रावायलेट, ये सनलाइट आती है, हमारा जो ऊपर का सोलर सिस्टम पूरा, सॉरी, जो हमारा ऊपर का लेयर है जिसमें ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में, उसमें मैक्सिमम अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। समझ में आए, समझ रहे हो कि नहीं। अगर ओजोन लेयर हट गई आने वाले समय में, ठीक है, अगर ओजोन लेयर हट गई तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन पे पड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टाइप के रेडिएशन हैं, और हमारे स्किन में जो नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, थोड़ा सा खोल दो इसको, खिड़की को, बस बस बस, वो खुला है क्या ब्रह्मा, ठीक है, नहीं खुला तो खोलो। एक चीज, अच्छा आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। क्या होता है, एटम है, ठीक है, एटम के चारों तरफ सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अरे करते हैं कि नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्या होता है कि कोई ऐसी रेडिएशन इस पे डालें
जिसकी वजह से इसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन क्या करें, निकल जाएं। मतलब कैसा हो जाता है, हम एक न्यूट्रल एटम को हम किसमें, आयन में बदल दें। इसका मतलब अगर हम ये बताओ, हमारे सेल्स के अंदर भी तो एटम्स हैं। अरे हमारे पूरे बॉडी के अंदर अगर तुम एटॉमिक लेवल पे देखते हो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही सब तो है। अरे एमिनो एसिड बना है तो एमिनो एसिड बहुत सारे एटम जुड़े हुए हैं। जैसे किसी एमिनो एसिड का नाम बताओ, किसी एक एमिनो एसिड का नाम बता दो हमको। क्या, तेज बोलो थोड़ा सा। हाँ, NH, बताओ। ये हमारी गलती नहीं है ना, तुम्हारी गलती है। बायोमॉलिक्यूल हमने पढ़ाया था, एमिनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन, हेट्रोपॉलीमर होते हैं। एमिनो एसिड में हमने क्या ग्लाइसिन नहीं बताया था, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। क्या हमने सेरीन नहीं बताया था, वो OH आता था। क्या हमने एलिडीन नहीं बताया था। क्या एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल और एसेंशियल एमिनो एसिड, हमने BIP हाल में TT बताया था, याद आया कि, ठीक है। सारी चीजें तो अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे कहां से याद रहेगा, बताओ तुमको। जबकि हमारे शरीर में प्रोटीन, बिना प्रोटीन का हमारा कोई एंजाइम है क्या? एक एंजाइम है राइबोजाइम। अरे ऑल एंजाइम्स, मोस्टली ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। लाइन है, याद आ रहा है क्या? लेकिन कुछ एंजाइम्स हैं जैसे राइबोजाइम, कैसा है, RNA का बना होता है, न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका? न्यूक्लियोटाइड्स, राइबोजाइम। समझ में आया क्या? लेकिन मोस्टली ऑल एंजाइम्स, लगभग लगभग सारे के सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है, हेट्रोपॉलीमर। किसका? एमिनो एसिड का। एमिनो एसिड, एमिनो एसिड में ये बताओ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है क्या? है। और वो क्या है, एटम, एटम ही तो है। एक हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, और उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होंगे क्या? इसका मतलब किसी स्ट्रक्चर को अगर तोड़ना हो, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर कोई रेडिएशन गिर रही है और आयनाइज अगर कर दे, तो क्या केमिकल कंपोजिशंस बदल जाएगा क्या? अरे प्रोटीन, आरएनए में न्यूक्लियोटाइड, फास्फोरस और शुगर के बेस मिलके ही तो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इसका मतलब अगर कोई रेडिएशन आता है, गामा रेज कोई आता है, अगर डीएनए के फ्रेगमेंट में, आरएनए के फ्रेगमेंट में या प्रोटीन में कोई चेंजेस करता है, इसका मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा क्या? जेनेटिक मटेरियल चेंज होने की वजह से क्या, जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जो रेप्लीकेशन हो रहा है, जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, वो भी बदल जाएगा क्या? उसके बदलने की वजह से क्या हमारा अनकंट्रोल्ड डिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है वो ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब रेडिएशन की वजह से, चाहे वो गामा रेज हो चाहे एक्स रेज हो, ये दोनों आयनाइजिंग करते हैं। यानी एक्स रेज की वजह से हमारे ऊपर अगर कभी एक्स रेज डाला जाता है तो आयनाइज हो जाते हैं हमारे जो बायोमॉलिक्यूल, और उसकी वजह से अनकंट्रोल्ड डिवीजन आ सकता है, जो नॉन कैंसरस सेल्स यानी नॉर्मल सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगी कैंसरस सेल्स में। यानी इसका मतलब एक्स रेज से कैंसर हो सकता है, इसका मतलब गामा रेज से कैंसर हो सकता है, इसका मतलब अल्ट्रावायलेट से कैंसर हो सकता है। आने वाले समय में जिस हिसाब से हमने इमिशंस कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज कर रहे हैं जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, जो हमारे ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। अगर ओजोन लेयर पतली होती गई, ठीक है, पतली होती गई, अगर थिन लेयर होती गई, इसका मतलब अल्ट्रावायलेट रेज का एब्जॉर्प्शन ओजोन लेयर करती है। अगर हमारे धरती पे अल्ट्रावायलेट रेज ज्यादा आने लगी, स्किन कैंसर होगा। हमको क्या होगा, स्किन कैंसर होगा। यानी जो सेल्स नॉर्मल है, इस नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से कैसी कन्वर्ट हो जाएंगी, कैंसरस सेल्स में। समझ में आए? समझ रहे हो कि नहीं? फ्यूचर में आपके काम आने वाली चीजें हैं, आप किसी भी स्टेट में जाओ काम आएगा क्या? नहीं। अरे आएगा कि नहीं?